pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में वैल्यू एडेड मेथड करवाया था नेशनल इनकम का। 3 मेथड होते हैं बेटा नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है सेकंड मेथड, इनकम मेथड। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ इनकम मेथड को, तो हम क्या देखते हैं, इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। फैक्टर पेमेंट्स क्यों? क्योंकि जो फैक्टर इनकम है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, वही हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट्स। राइट, मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेते हैं, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। राइट, और उसके बदले में वो उनको क्या पे करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले में रेंट देते हैं, लेबर के बदले में वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले में प्रॉफिट देते हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए पेमेंट्स हुई, वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसके लिए क्या हुई बेटा, इनकम हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स। तो इनकम मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करनी है, फैक्टर पेमेंट्स को प्लस कर दो। अब फैक्टर पेमेंट्स में क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वही लेबर पे वेजेस या सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द ओनर्स, हाउस होल्ड, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसके बदले में, फैक्टर प्रोडक्शन क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जब मैं इन सबको प्लस कर देती हूँ, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में निकाला बाय द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डजंट मैटर। ठीक है, उसको कहते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब जीडीपी नहीं, एनडीपी। ठीक है, तो उसमें मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगी, तो मेरी जो डोमेस्टिक इनकम है वो किस में बदल जाएगी, नेशनल इनकम में। ठीक है, इसमें जो निकलता है वो हमारा एनडीपी निकलता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब टाइप ऑफ फैक्टर इनकम की अगर मैं बात करूं, फैक्टर इनकम में आता क्या क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आ सकता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इसकी एक बात ध्यान रखना बेटा, वेजेस एंड सैलरी इन कैश तो है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या है, जो हम एकोमोडेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कार दे दी, ठीक है, घर दे दिया किसी को रहने के लिए, कंपनीज करती है ना ये चीज़ें, अपने एम्प्लॉयज़ को देती है ना अपार्टमेंट्स एंड ऑल, तो वो चीज़ें इन काइंड में। ठीक है, कोई फैसिलिटी देना, वो चीज़ किस में आती है, पेमेंट इन काइंड। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी क्या है बेटा, जितना आपके मतलब सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कटता है, उतना ही आपके एम्प्लॉयर की सैलरी में से आपके लिए कटता है। राइट, उसको भी उतना ही पे करना पड़ता है। तो जो आपका है सोशल सिक्योरिटी वाला, वो तो पेंशन और रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर वाला हम अलग से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर 2 चीज़ें दी जाती है बेटा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो हमें कौन से वाला ऐड करना है, एम्प्लॉयर्स वाला, एम्प्लॉय वाला ऐड नहीं करना। ठीक है, एम्प्लॉयर, ठीक है, आर को ऐड करना है, बस ये याद रखना। और एक और बात सुनिए, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वेट फॉर व्हाइल, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग से गिवन है, तो आप इन सब को इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑलरेडी ये चीज़ें एडिड हैं, तो दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन है और पेंशन ऑन रिटायरमेंट भी गिवन है, तो उस क्वेश्चन में आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करोगे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट को इग्नोर करोगे, क्योंकि वो पेंशन ऑन रिटायरमेंट ऑलरेडी कंपनसेशन में इंक्लूडेड है। इस बात का ध्यान रखना। राइट, सेम ऐसे ही आगे सेकंड क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो बच गया वो रेंट एंड रॉयल्टी, अगर लैंड पे है, इंटरेस्ट कैपिटल पे और प्रॉफिट। अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मेरा क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और सेम बात, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन तीनों को क्या करना है, इग्नोर करना है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो इन तीनों को प्लस करके क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्रॉफिट भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होगा, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी सुनिए। हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो हमारे ओनर्स होते हैं, उनको जो पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट, जो शेयर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं बेटा, उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो शेयर होल्डर ओनर्स के पास जाएगा एज डिविडेंड,
कुछ पार्ट टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा, जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लगेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स, और कुछ हम बिजनेस में रख लेते हैं फॉर यूज, फ्यूचर यूज़, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं गिवन तो आप इन तीनों को प्लस करके भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और लास्ट में आएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का कोई पार्ट नहीं, मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्ट गिवन होगी क्वेश्चन में। और मिक्स्ड इनकम होता क्या है, हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में +1 में पढ़ी थी। क्या, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट तो जब बाहर से फैक्टर प्रोडक्शन खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, लाइक लेबर हम मार्केट से लेके आए तो लेबर मार्केट से, तो हम उनको वेजेस देंगे, तो वो तो हमारी क्या है, नॉर्मली एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, जब मैं कोई फैक्टर सर्विसेज अपने घर से यूज़ कर लेती हूँ तो उसकी वैल्यू मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देती हूँ, तो वो चीज़ किस में आ जाती है, इम्प्लिसिट। मिक्स्ड इनकम भी वही इम्प्लिसिट की तरह ही है, जब हमने घर से कोई चीज़ यूज़ कर ली है, ऐसी चीज़ें जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पाते, तो उसको हम मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे फैक्टर इनकम मेथड से फैक्टर इनकम निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के भी 4 पार्ट और ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जब मैं इनको प्लस कर दूंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, ये सारा ऑपरेटिंग सरप्लस बीच में खोल के दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो इससे मैंने निकलेगी NDPFC, सॉरी मैंने शायद पीछे गलत बोल दिया था, NNP बोल दिया था यहाँ पे। सो डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है, NDPFC। क्या निकलेगी, NDPFC। डोमेस्टिक इनकम निकालना आ जाए तो बेटा मतलब आपको NDPFC कही गई है। ठीक है, अब NDPFC से मुझे अगर नेशनल इनकम NNPFC निकालनी हो तो नेट तो है ही है, डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं, फैक्टर कॉस्ट भी सही है, बस हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। और डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो मैं क्या प्लस कर दूंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मैं क्या इंक्लूड कर दूंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमने किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले इसके प्रिकॉशंस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करके ये हमारी जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी हमें इनकम मेथड यूज़ करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो देखिए। सबसे पहले ट्रांसफ़र अर्निंग्स नहीं लेनी, सबसे पहले ट्रांसफ़र अर्निंग्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये चीज़ ध्यान रखो। ट्रांसफ़र अर्निंग्स यहाँ होगा मैं, हाँ, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये चीज़ मैंने आपको जब नेशनल इनकम का मीनिंग करवाया था तभी करवाया था। नेशनल इनकम क्या होता है बेटा, फैक्टर इनकम्स को जब हम प्लस करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम तो अर्नड इनकम होती है, जो हमने कमाई है, जिसके बदले में हमने कोई सर्विस रेंडर की है। लेकिन ट्रांसफर इनकम लाइक गिफ्ट, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, जिसके बदले में हमने कोई भी सर्विस नहीं दी है, वो हमारी किसी में होती है ट्रांसफर अर्निंग, और वो नेशनल इनकम या इनकम मेथड में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़ की जो है, ऑब्वियस सी बात है, थेफ्ट, गैम्बलिंग, इसकी थोड़ी इंक्लूड होगी, तो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, ब्लैक मनी हो जाती है वो तो। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स पे जो इनकम है वो इंक्लूड होगी। हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी किया था कि सेकंड हैंड गुड्स अगर बिक रही हैं उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन अगर उस पर कमीशन कमाया जा रहा है तो वो ऐड होगा। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रोकरेज मिल रही है, ये भी तो एक तरह का मिडल मैन ही होते हैं, जो शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह को बिकवाते हैं, वो इंक्लूड करनी है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया, सर्विस दी है मिडल मैन की, ब्रोकरेज की, है ना, तो वो चीज़। उसके बाद विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज वगैरह, ये इंक्लूडेड नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनकी वैल्यू एडिशन में कोई मतलब रोल होता ही नहीं है। अच्छा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर हाउस इंक्लूड होगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया है, क्योंकि हर घर की रेंटल वैल्यू होती है। अगर हम अपने घर में ना रहते तो हम रेंटल हाउस में रहते और उसके बदले में हम रेंट पे करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ ना रहते तो यहाँ पे कोई और रेंट पे रहता, तो इसीलिए हर घर की रेंटल वैल्यू होती है और उसका इम्प्यूटेड रेंट हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड होगा, ये मैंने आपको करवाया है। अगर हम खुद के लिए कुछ बना रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मर जो हैं वो खुद यूज़ करते हैं, जो उन्होंने उगाया वो, है ना, वो अपने लिए भी तो रखते होंगे। तो अगर वो अपने लिए ना रखते तो वो बाहर से खरीदते तो क्या होती, वैल्यू एडेड तो हुई है ना इकोनॉमी में। ठीक है, तो वो चीज़। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब किसका पार्ट है बच्चे, प्रॉफिट का पार्ट है। अगर प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया तो इनको अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स अगर आ जाए बेटा, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में फ़र्क होता है। इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स होते हैं, मेरी जितनी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, आपकी जितनी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, वो हमारी इनकम पर टैक्स लगता है। हमारी ऑलरेडी इनकम हो चुकी है, जो एम्प्लॉयज़ की ऑलरेडी कंपनसेशन है उसमें से वो पे करेगा, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो दोबारा से इनकम टैक्स को क्यों इंक्लूड करें। अगर किसी एम्प्लॉय ने फॉर एग्जाम्पल लगा लो
लगा लो 7 लाख पर ईयर कमाया, तो उस पर जो जितना भी टैक्स दे रहा है, लगा लो फॉर एग्जांपल 15,000 उसका टैक्स बना, तो उसी 7 लाख में से 15,000 उसने पे किए। अब मैं 7 लाख तो अलग से इंक्लूड कर रही हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और 15,000 इनकम टैक्स ट्रीट करके इंक्लूड कर रही हूँ, तो 15,000 तो डबल काउंटिंग वाला सिस्टम आ गया, है ना। इसीलिए इनकम टैक्स को दोबारा से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, वेजेस, सैलरीज इन कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारे किसके पार्ट हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। अगर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है तो इनको दोबारा से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था फॉर्मूले में, राइट। ईजी है, अगर आपने लास्ट क्लास देखी आपको समझ आया तो ये वैसे वैसे से पॉइंट्स हैं, 1-2 नए आए होंगे, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो फॉलोइंग डाटा हमें गिवन है, ओके जी। इनकम मेथड को यूज़ करके हमें NDP, नेशनल डोमेस्टिक इनकम, मतलब NDPFC निकालनी है, GDP निकालनी है, नेट नेशनल इनकम निकालनी है, और NNP-MP भी निकालना है। तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक इनकम के लिए मैं क्या करूँगी? इनकम मेथड का यूज़ करूँगी। तो मेरे 3 पार्ट्स आएंगे, कौन कौन से? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब हमें गिवन क्या है ये चेक करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट गिवन है 24,000, ओके जी। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन है 10,000, ठीक है जी। और मिक्स्ड इनकम 28,000, तीनों को मैंने प्लस किया तो मेरी निकल आई 62,000 विल बी आर नेट डोमेस्टिक इनकम। अब इस नेट से मैं ग्रोस डोमेस्टिक इनकम निकाल दूंगी। नेट से ग्रोस जाना है, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना गिवन है हमें? कहाँ है डेप्रिसिएशन? कंपनसेशन नेट फैक्टर इनकम ऑपरेटिंग से, ये रहा। डेप्रिसिएशन गिवन है 1700। सॉरी, नेट से ग्रोस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, राइट। ग्रोस से नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रोस आएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। तो 62,000 में मैंने 1700 प्लस किया तो 63,700 क्या हो गया? इंक्लूड हो गया, राइट। आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है नेट नेशनल इनकम। अब नेट डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो क्या करते हैं हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम हमें कितनी दे रखी है? -300, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया? 62,000 माइनस 300, 61,700 विल बी आंसर। और फिर हमें निकालना है NNP-MP। अच्छा, नेशनल इनकम क्या होती है? NNP-FC, और हमें निकालनी है NNP-MP। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दूंगी, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और मुझे ये गिवन होंगी। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स 9,000 और सब्सिडीज 1,800, तो ये कर देते हैं। 61,700 तो आ गया था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दे, सब्सिडीज माइनस, तो आंसर आ गया। बहुत इजी है अगर आपको पिछली क्लासेस आती हैं तो। अगर आपको पता है ग्रोस से नेट कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाते हैं, नेशनल इनकम को हम NNP-FC से डिनोट करते हैं, ये सब चीज़ें, और ये कैसे क्लियर होंगी? बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर कवर करके, राइट। तो लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हमारी ये क्लास ख़त्म करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में लास्ट अपना इसका टॉपिक करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है जी। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनकम मेथड यूज़ करके हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम निकालनी है। ईजी है, वही करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बस क्या किया, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह उसको खोल के दे दिया, राइट। उसके जो कंपोनेंट्स है वो दे दिया। अब मुझे बताओ, वेजेस ऐड होगा, राइट। वेजेस किसका पार्ट था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। रेंट ऐड होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है, मिक्स्ड इनकम ऐड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड होगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी किसकी आ गई? ये सब प्लस करके मेरा क्या आ जाएगा? देखो, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब आप सोचोगे ना एम्प्लॉयर का, ना एम्प्लॉय, तो हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं किसका? ये एम्प्लॉयर का। और ये सब प्लस किया, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हमने ये सब प्लस किया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। इन सब को प्लस करके कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट होता है। हाँ, प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, कौन कौन से? डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। इन सब को प्लस करके मेरी क्या निकल आएगी बेटा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। इन सबको जब मैंने प्लस किया तो मेरी क्या आ गई? 19,800 डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैं प्लस कर दूंगी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे डायरेक्ट गिवन है 1,000, इसमें मैं 1,000 ऐड करूंगी तो 20,800 विल बी आर नेशनल इनकम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह भी दे सकते हैं, और उसके पार्ट्स भी, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पार्ट्स दिए गए हैं वो भी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए ये समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.